नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। स्वागत तो करो हमारा। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्रुपद या ध्रुपद का संक्षिप्त इतिहास। तो आइए मिलकर सीखते हैं ध्रुपद क्या है, इसका इतिहास जानते हैं। ध्रुपद भारतीय संगीत की एक प्राचीन गायन शैली है। मध्यकालीन और आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत में भी यह सर्वप्रमुख गायन शैली रही है। बदलते परिवेश ने इसका रूप तो अवश्य ही परिवर्तित कर दिया है, परंतु आज भी यह गायन शैली अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ध्रुपद के उद्गम के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब और किसने इस गायन शैली को जन्म दिया। रुको जरा, सब्र करो। संगीत विद्वानों ने ध्रुपद के उद्गम के बारे में अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह उत्तर वैदिक काल की गंधर्व शैली है। कुछ ध्रुपद का जन्म ध्रुवा द्वारा मानते हैं, जिसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि ध्रुपद की रचना 13वीं शताब्दी में हुई तथा कुछ विद्वानों के अनुसार 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। कुछ भी हो, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ध्रुपद के प्रचार प्रसार में राजा मानसिंह तोमर का बहुत बड़ा योगदान है। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास, डागुर, नायक बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी गायक सदारंग अदारंग ध्रुपद ही गाते थे और उन्होंने अपने वंशजों को भी ध्रुपद गायन सिखाया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ध्रुपद शब्द ध्रुव और पद से बना है। ध्रुव का अर्थ है अचल और पद का तात्पर्य है गायकी, अर्थात अचल पदों वाली गायकी को ध्रुपद की संज्ञा दी जाती है। ध्रुपद गायन गंभीर गायन माना जाता है। इसके लिए मर्दानी आवाज़ होनी चाहिए। कैप्टन बिलियर्ड्स का कहना है कि ध्रुपद गायन का ढंग इस कदर मर्दाना है कि स्त्रियों की कोमल आवाज़ के लिए यह गायन उपयुक्त नहीं है। ध्रुपद गायकी का विषय प्राय भक्ति, ईश्वर स्तुति, राजाओं की प्रशंसा, मंगल उत्सवों का वर्णन मिलता है। यह गायकी वीर रस द्वारा शक्ति का संचार और उत्साह बढ़ाती है। भक्ति रस द्वारा अपने इष्ट देव के समीप ले जाती है तथा शांत रस द्वारा शांति का संचार करती है। लेकिन ध्रुपद एक कठिन गायन शैली है, अतः इसके लिए उत्तम स्वर ज्ञान, अच्छा स्वर अभ्यास और राग ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें विभिन्न लय कार्यों द्वारा गायकी का विस्तार किया जाता है। इसका गीत गाने से पहले नोम तोम आदि अक्षरों द्वारा आलाप गायन किया जाता है। आलाप गायन के भी स्थायी अंतरा संचारी आभोग 4 भाग होते हैं और यही 4 भाग गीत के होते हैं। इसके बाद गीत को विभिन्न लय कार्यों द्वारा यानी दुगुन, तिगुन, चौगुन आदि द्वारा अलंकृत किया जाता है। रुको जरा, सब्र करो। ध्रुपद गायन में राग की शुद्धता का विशेष महत्व है। इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। ध्रुपद गायन शैली में 4 ताल, सूल ताल, ब्रह्म ताल, रुद्र ताल आदि तालों का प्रयोग पखावज और तबला आदि ताल वाद्य द्वारा किया जाता है। पखावज इस गायकी के लिए उपयुक्त ताल वाद्य है, क्योंकि गंभीर वाद्य होने के कारण पखावज इस गंभीर प्रकृति की गायकी के लिए अधिक उपयुक्त है। ध्रुपद गायकों को कलावंत की संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुपद गायकों किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कलावंत। हर एक घराने के कलावंतों की ध्रुपद गाने की अलग अलग रीति थी। ध्रुपद गायन की इन विभिन्न रीतियों को ही वाणी कहा जाता है। ध्रुपद के कलावंतों के उनकी वाणी के अनुसार 4 भेद दिए जाते हैं। पहला है गोबरहार वाणी या शुद्ध वाणी। इस वाणी के संस्थापक संगीत सम्राट तानसेन माने जाते हैं। कहते हैं कि तानसेन मुसलमान होने से पहले गौड़ ब्राह्मण थे, इसीलिए इनकी वाणी का नाम गौड़ीय या गोबरहार वाणी पड़ गया। इस वाणी की गति धीरे है। लंबी सांस इसका प्रधान लक्षण है। इसमें गमक का प्रयोग बहुत कम होता है। इसकी लय बहुत विलंबित रहती है। इसे शुद्ध वाणी भी कहते हैं। दूसरा है खंडार वाणी। अकबर बादशाह के दरबार में प्रसिद्ध बीनकार नौबत खां का दूसरा नाम क्या था? सम्मोहन सिंह।
याद रखिएगा, ये अकबर ने इनका नाम बदला था, नौबत खां कर दिया था। पहले इनका नाम था सम्मोहन सिंह। इस वाणी के प्रवर्तक थे। इनका निवास स्थान खंडर था, अतः इस वाणी का नाम भी खंडर वाणी पड़ गया। वैचित्रिक और ऐश्वर्य इस वाणी की विशेषता है। इससे तीव्र रस की उत्पत्ति होती है। वेग, तरंग और जोरदार आवाज़ इसके लक्षण हैं। इसमें गमक का प्रयोग मुख्य रहता है, पर इसकी गति अति विलंबित नहीं होती। उसके बाद आती है तीसरी वाणी, डागोरी वाणी। ब्रजचंद्र के निवास स्थान डोगर के नाम अनुसार इनकी वाणी का नाम डागुर वाणी पड़ गया। इसके आलाप लेने का ढंग सराहनीय है। सरलता और लालित्य इसका प्रधान गुण है। इसकी शैली सहज और सरल है तथा स्वरों व लय का टेढ़ा और विचित्र काम दिखाई पड़ता है। चौथा है नौहार वाणी। इसके संस्थापक श्रीचंद नौहार के निवासी थे, इसलिए इस वाणी का नाम नौहार वाणी पड़ गया। इसका लक्षण 2-3 स्वरों का लंघन करके परवर्ती स्वर पर पहुंचना है। इससे सिंह की गति का बोध होता है। इस शैली में गमक के साथ साथ द्रुत लय का भी प्रयोग होता है। अब याद रखिएगा, गोबरहार वाणी यानी शुद्ध वाणी, इसके संस्थापक थे तानसेन। ये आपको याद रखना है। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें लंबी सांस प्रदान होती है और इसमें गमक का प्रयोग कम होता है। यह बहुत विलंबित होती है। यह है आपकी गोबरहार वाणी यानी शुद्ध वाणी। दूसरी है खंडार वाणी भी बोलते हैं इसको, खंडार वाणी या खंडर वाणी। इसके प्रवर्तक नौबत खां थे और इस वाणी की विशेषता है, इसमें तीव्र रस की उत्पत्ति होती है। वेग, तरंग और जोरदार आवाज इसके लक्षण हैं। इसमें गमक का प्रयोग मुख्य रूप से रहता है और इसकी गति अति विलंबित नहीं होती। तीसरा है डागोरी वाणी। यह ब्रजचंद्र के निवास स्थान डोगर के नाम अनुसार इसका नाम डागोरी वाणी पड़ा। यह शैली सहज और सरल है तथा इसमें स्वरों व लय का टेढ़ा और विचित्र काम दिखाई देता है। याद रखिएगा। और चौथा है नौहार वाणी। इसमें इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है ये 2-3 स्वरों का लंघन करके परवर्ती स्वर यानी उसके बाद वाले स्वर पे पहुंचती है। इससे सिंह की गति का बोध होता है, यानी शेर की गति की तरह एकदम तेज होती है। इसमें गमक के साथ साथ द्रुत लय का भी प्रयोग होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।